चलिएगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज से हमारी जो क्लास है वो शुरू हो जाएंगी, और जहाँ पे मैंने आप लोगों को छोड़ा हुआ था वहीं से हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, है ना। जैसा कि अर्थव्यवस्था में हमने जो है पंचवर्षीय योजनाएं कर दी थी, और काफ़ी बच्चों का मैसेज भी आया था कि सर इकोनॉमी जो है उसको कंटिन्यू कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो है एक टफ पार्ट पड़ता है वो काफ़ी बच्चों के लिए। तो चलेगा, हम इकोनॉमी का आगे का ही पार्ट करते हैं ना, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग जो है अपने कोर्स पे फोकस करते हैं। तो देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाई दी थी, है ना, बार पंचवर्षीय योजना पढ़ाई थी, और उस पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें जो है कवर करवा रखी थी। अब हमारा जो है याद रखेगा, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के बाद आता है वित्तीय व्यवस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। अब जो भी करवा रहा हूँ, ठीक है, उसका A to Z आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं, और जहाँ पे भी टेस्ट सीरीज दे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है वित्तीय व्यवस्था देखते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम भारत में। तो बच्चों, भारत का फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो दो तरीके से चलता है ना। एक चलता है मुद्रा बाजार, चलता है मनी मार्केट, ठीक है, और एक चलता है, याद रखिएगा, पूंजी बाजार, ठीक है, पूंजी बाजार चलता है, जिसको आप बोलते हो कैपिटल मार्केट। तो वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत में दो बाजार आते हैं, एक का नाम है मुद्रा बाजार और एक का नाम है पूंजी बाजार। तो मोटे तौर पे कहूँ तो हम लोग मुद्रा बाजार में जो है RBI और भारत में बैंकिंग व्यवस्था सिस्टम पूरा पढ़ने वाले हैं, है ना। और पूंजी बाजार में खासकर याद रखेगा, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं शेयर मार्केट, जहां से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा इनसाइडर ट्रेडिंग, बुल्स और बियर्स आपने यहाँ पे देखा होगा, है ना, तो वो सब शेयर मार्केट का हिस्सा है। सेबी देखा होगा आपने, तो काफी इंपोर्टेंट है दोनों, ठीक है। तो वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार ने जो दो सिस्टम ले रखा है इकोनॉमी में, एक है आपका मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। समझ में आया ना। तो याद रखिएगा, मुद्रा बाजार के अंतर्गत RBI आता है और पूंजी बाजार के अंतर्गत शेयर मार्केट आता है। अगर दोनों की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो देखिएगा मुद्रा बाजार जो है इसे बोलते हैं अल्पकालीन मार्केट, ठीक है, अल्पकालीन बाजार ये होता है, मतलब अल्पकालीन होता है। और पूंजी बाजार जो होता है, याद रखिएगा, ये होता है दीर्घकालीन बाजार, ठीक है, दीर्घकालीन बाजार। और मुद्रा बाजार में याद रखिएगा, जो वित्तीय लेन देन होता है वो कैश के थ्रू होता है, ठीक है, कैश के थ्रू होता है, याद रखिएगा, कैश के थ्रू होता है यहाँ पे, मतलब मुद्रा में लेन देन होता है यहाँ पे, ठीक है। और पूंजी बाजार में याद रखिएगा लॉन्ग टर्म पे है, तो कई बार बॉन्ड हो गया, ठीक है, शेयर के माध्यम से आप लोग यहाँ पे क्या है जो है व्यापार करते हो, ठीक है, मतलब व्यवस्था देखते हो बाजार की। तो इस प्रकार से मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार का डेफिनेशन है, याद रखिएगा दोनों। तो वित्तीय व्यवस्था में हम लोग जो है अपना पार्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है बताइएगा, जिसका नाम है, याद रखिएगा, आपका जिसका नाम है मुद्रा बाजार, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो मुद्रा बाजार हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्रा बाजार, याद रखिएगा, मुद्रा बाजार मनी मार्केट, ठीक है। मुद्रा बाजार शुरू करते हैं वित्तीय व्यवस्था में, मुद्रा बाजार। देखिएगा बच्चों, मुद्रा बाजार में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मुद्रा बाजार में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मुद्रा, ठीक है। और इस मुद्रा का पूरा कंट्रोल जो मुद्रा मार्केट में होता है, भारत सरकार ने एक संस्था को दे रखा है जिसका नाम है RBI, ठीक है, जिसका नाम क्या है RBI। तो RBI पूरे मनी मार्केट को जो है रेगुलेट करती है, और यहां से याद रखिएगा टर्म्स ऑफ कंडीशन सारी निकल के आएंगी। यहां से याद रखिएगा RBI एक नीति जारी करती है जिसका नाम होता है मौद्रिक नीति। कई बार पूछा जाता है कि जो RBI है वो मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो RBI करता है, ठीक है। तो मौद्रिक नीति जो जारी करता है RBI, मौद्रिक नीति मार्केट को कंट्रोल करने के लिए करता है। इसके तहत इसके दो तरीके के जो है मापदंड होते हैं, एक मात्रात्मक होता है, एक गुणात्मक होता है। वो दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। लेकिन प्रॉपर देखें यार, बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जहां समझ में नहीं आता है मुझसे पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, 3 बार बता दूंगा, 4 बार बता दूंगा, लेकिन स्टेप ना पीछे मत करना। टफ है, मैं समझता हूँ, बहुत से लोग जो है एग्जिट करवा देते हैं आपको, बहुत जल्दी पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार आपका UKPSC जो है GS का स्टैंडर्ड बनाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका जो GS का स्टैंडर्ड हो उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो इस बार, ठीक है। तो GS के स्टैंडर्ड की क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हम लोग वित्तीय बाजार में हैं,
तो वित्तीय बाजार के दो अंग हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार हम पढ़ रहे हैं, और मुद्रा बाजार में जो मुद्रा मनी है, आपको पता ही होगा, उसका पूरा नियंत्रण जो होता है वो आरबीआई के हाथों में होता है। और आरबीआई इसका पूरा नियंत्रण जो है, याद रखिएगा, वो मौद्रिक नीति के माध्यम से करती है, ठीक है। और मौद्रिक नीति में दो तीन तरीके चीजें आती है आपकी, एक आती है मात्रात्मक साख और एक आती है गुणात्मक, ठीक है। दो वो मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो आरबीआई है उसका इतिहास देखते हैं, और आरबीआई जो है किस तरीके से भारत में स्टेबल हुआ, उस चीजों को जान लेते हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक इसे बोलते हैं। आरबीआई की स्थापना, याद रखिएगा बच्चों, आजादी से पहले ही हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। आरबीआई की स्थापना आजादी से पहले हुई थी। 1926 में एक कमीशन आया था जिसका नाम था रॉयल कमीशन, ठीक है। रॉयल कमीशन था, तो रॉयल कमीशन को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि भैया भारत में आप एक ऐसा सिस्टम लेके आओ जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करे। तो इस रॉयल कमीशन को बताया जाता है कि बाबा राव भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने सुझाया आरबीआई का नाम। हालांकि देखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ सुझाया कि ऐसा सिस्टम हो सकता है, रॉयल कमीशन ने एक्सेप्ट किया। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले किस कमीशन ने मतलब एक स्टेबिलिटी की थी, तो वो रॉयल कमीशन था। और किस भारतीय का नाम जुड़ा है, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। तो इन लोगों ने 1931 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, उतना सफल नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद 1934 में एक कमीशन बना, यही कमीशन परिवर्तित हो गए, जिसका नाम था हिल्टन यंग आयोग, ये याद रखिएगा, जिसका नाम था हिल्टन यंग आयोग। और ग्रुप सी में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉयल कमीशन का भी पूछा ही नहीं गया होगा। किसी भी प्रैक्टिस पेपर में देख लीजिएगा, किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में देख लीजिएगा, कभी भी ग्रुप सी में रॉयल कमीशन नहीं पूछा गया। अगर पूछा जाएगा यूके सी स्टैंडर्ड है, तो याद रखिएगा रॉयल कमीशन भी जो है आरबीआई से संबंधित है। बाद में यही रॉयल कमीशन जो है हिल्टन यंग आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो 1934 का जो आरबीआई एक्ट है, हिल्टन यंग आयोग, आरबीआई एक्ट यही है, ठीक है। तो इसके सुझाव पे 1 अप्रैल, याद रखिएगा, ये सारी चीजें याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को भारत में जो है आरबीआई की स्थापना की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस एक्ट के माध्यम से हुई, किस एक्ट के माध्यम से, तो हिल्टन यंग एक्ट। एक्ट कब का है, यही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1934 का। और स्टेबल कब हुआ, 1 अप्रैल 1935। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में याद रखिएगा एक चीज देखा आपने, 1861 में आईपीसी एक्ट है, याद रखिएगा, सॉरी हाईकोर्ट एक्ट है 1861 का। और 1862 में पहली बार भारत में जो है 3 हाईकोर्ट खुले थे, मुंबई, ठीक है, मद्रास और देन कलकत्ता में, ठीक है। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में 3 हाईकोर्ट खुले थे। और हाईकोर्ट एक्ट कब का है, 1861। और आपसे पूछेगा कि मुंबई, मद्रास और हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, 1862। एक्ट पूछेगा कब का है, तो 1861। इसी तरीके से ये है आरबीआई एक्ट 1934, लेकिन आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर जो था वो कलकत्ता में था, याद रखिएगा। इसकी स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर, एक बार फिर से बता रहा हूं, कलकत्ता में था। 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता से ट्रांसफर कर बंबई बनाया गया। और 1937 से लेके आज 2022 तक आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, मुंबई पे ही है, याद रखिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर जो 1935 में जब स्टेबल किया गया था, 1935 से 1937 तक कहां था बताइएगा, यहीं पे था, कलकत्ता में। 1937 में इसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया, और तब से लेके आज तक इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय वो मुंबई में है, ठीक है। इसके अलावा इसकी बात करते हैं तो इसके पहले आरबीआई के जो गवर्नर थे वो आसबर्न स्मिथ थे। बहुत बार पूछा गया है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आरबर्न स्मिथ थे, याद रखिएगा, ठीक है, आरबर्न स्मिथ थे। लेकिन अब ये तो अंग्रेजी काल में थे, ठीक है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तो जैसे ही भारत आजाद हुआ तो देखिएगा इसके टर्म्स में क्या कंडीशन है, सीखेगा सारी चीजें, ठीक है, बढ़िया से, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन जो है मिस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। नोट्स बनाइएगा बढ़िया से आज की क्लास के, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि क्या पता 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएगा। आरबीआई का 1937 तक समझ में आया, आसबर्न स्मिथ समझ में आया। तो याद रखिएगा आरबीआई जो है, स्टार्टिंग में आरबीआई ने म्यांमार, ठीक है, वर्मा के लिए काम किया, ठीक है। 1945 में फिर वर्मा का काम छोड़ दिया इसने। 1930 जून, याद रखिएगा, 30 जून 1948 तक आरबीआई ने
पाकिस्तान के बैंक के रूप में भी काम किया। किसके रूप में? पाकिस्तान के बैंक के रूप में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? 30 जून 1948 से लगा हुआ, देखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि समीक्षा अधिकारी में बना है तो आयोग बना सकता है। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि जो ब्रिटिश सत्ता है, समझ में ना, उसने भारत को पूर्ण रूप से सत्ता कब दी? तो ब्रिटिशर्स ने भारत को पूर्ण सत्ता जो दी थी, जो हस्तांतरित की थी, वो 30 जून 1948 को की गई थी। ये क्वेश्चन भी लिख लेना। तो जब पूर्ण जो सत्ता थी इसी दिन हस्तांतरित कर दी, तो इसी दिन आरबीआई ने भी पाकिस्तान के बैंक के रूप में काम करना छोड़ दिया। तो देखिएगा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने कितने देशों के लिए काम किया है? तो आरबीआई ने म्यांमार के लिए काम किया, दूसरा पाकिस्तान के लिए काम किया, और तीसरा किसके लिए? भारत के लिए। तो हालांकि आरबीआई भारत का रिजर्व बैंक है, लेकिन इस बैंक ने आजादी से पहले 3 देशों के लिए काम किया है, म्यांमार, पाकिस्तान और बर्मा। म्यांमार के लिए छोड़ा 1945 में, पाकिस्तान के लिए छोड़ा 30 जून 1948। यानी कि आजादी के बाद भी आरबीआई ने पाकिस्तान के लिए काम किया है। सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 ये तो सिर्फ ऑफिशियल डेट है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो सत्ता पूर्णतः भारत को दी थी वो 30 जून 1948 तक दी थी, ठीक है, इस दिन तक दी थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आया इतना? और जब पूर्ण सत्ता दी, भारत आजाद हुआ, तो आजादी के समय आरबीआई के जो भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। याद रखिएगा, सीडी देशमुख, ये भी पूछा जा सकता है। और वर्तमान में कौन है? शशिकांत। याद रखिएगा, शशिकांत वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर है, आपको पता ही होगा, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे ही आरबीआई आजाद हुआ तो भारत सरकार ने इसका, याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1949 को जैसे ही आरबीआई जो है, याद रखिएगा, भारत के अंडर में आया 30 जून 1948 को, तो 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा, भारत सरकार ने इसका नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, राष्ट्रीयकरण हुआ। याद रखिएगा, इतना समझ में आया ना? इतना समझ में आया ना? ठीक है। अब मैं आपको आरबीआई का स्ट्रक्चर बताता हूं, ठीक है। आरबीआई की संरचना बताते हैं। आरबीआई की संरचना भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई, याद रखिएगा, इकोनॉमी में आरबीआई की संरचना याद रखिएगा। आरबीआई के बारे में तो A to Z याद होना चाहिए। आरबीआई की संरचना में बच्चों टोटल 21 मेंबर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं बताइएगा? टोटल 21 सदस्य होते हैं इसमें। एक होता है गवर्नर, ठीक है, एक होता है गवर्नर, और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। याद रखिएगा, 4 क्या होते हैं? डिप्टी गवर्नर होते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा 10 सदस्यों को, याद रखिएगा, भारत सरकार नॉमिनेट करती है। भारत सरकार जो है क्या करती है? भारत सरकार नामांकित करती है, ठीक है। 10 सदस्यों को भारत सरकार करती है। 2 सदस्यों को वित्त मंत्रालय करता है। सब चीज लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, 2 सदस्यों को वित्त मंत्रालय करता है। और यहां पे लिख देता हूं, 4 सदस्यों को, याद रखिएगा, क्षेत्रीय परिषदों द्वारा, ठीक है, 4 सदस्यों को क्षेत्रीय परिषदों द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो 1 गवर्नर, 4 डिप्टी 5, 10 भारत सरकार 15, 2 वित्त मंत्रालय 17 और 4 क्षेत्रीय परिषद, कितना? टोटल 21। याद रखिएगा। तो टोटल जो आपका आरबीआई की संरचना है इसमें 21 मेंबर होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 1 गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 10 भारत सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, 2 वित्त मंत्रालय द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 4 क्षेत्रीय परिषदों द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई के बोर्ड में टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो 21 होते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त मंत्रालय द्वारा कितने नॉमिनेट होते हैं, तो मैंने लिखा दिया कितने नॉमिनेट होते हैं? 2 नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा 10 और क्षेत्रीय परिषदों द्वारा 4 किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आरबीआई की संरचना 21 सदस्य है। इसके अलावा याद रखिएगा, आरबीआई के जो है 21 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके अलावा आरबीआई के, याद रखिएगा, 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, कहां कहां पे हैं? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास,
यहाँ पे आरबीआई के याद रखिएगा 4 जो है क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा आरबीआई की मतलब उप शाखाएं भी है, ये तो क्षेत्रीय कार्यालय है, उप शाखाओं की बात करेगा, उप शाखाएं अलग हैं, समझ में ना। जैसे अभी वर्तमान में 27 राज्यों में उप शाखाएं हैं, याद रखिएगा 27 जगह उप शाखाएं हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ उनकी कैपिटल पे ही है। जैसे आपने देखा होगा कि आरबीआई की एक उप शाखा देहरादून भी है ना, देहरादून भी है, जिसे 2006 में खोला गया था, है कि नहीं है बताओ, ठीक है। तो याद रखिएगा वो उप शाखाएं हैं, उसे क्षेत्रीय कार्यालयों से कन्वर्ट ना करें, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है उप शाखाएं उसकी, ठीक है, शाखाएं उप शाखाएं जिसे बोलते हैं। तो 27 उप शाखाएं हैं और 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और आरबीआई की संरचना में 21 जो होते हैं सदस्य होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, स्ट्रक्चर हो गया, इतनी चीज आपको समझ में आ गई, आरबीआई की संरचना सारी चीज समझ में आ गई। तो अब देखिएगा हम लोग आरबीआई के वर्क यानी कि आरबीआई के कार्य देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरबीआई के कार्य, ठीक है। आज थोड़ी लंबी वीडियो बन सकती है तो बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। आरबीआई के कार्य याद रखेगा। तो बच्चों आरबीआई के काफी कार्य होते हैं, क्योंकि ये एक केंद्रीय बैंक है तो ये कम से कम बहुत तरीके से जो है कार्य करता है, ठीक है। सबसे पहले ये जो कार्य करता है, ये सरकार का बैंक है, याद रखेगा, सरकार का बैंक इसे कहा जाता है। पहला हेडिंग बनाइएगा, सरकार के बैंक के रूप में तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में। सरकार का बैंक होता है या सरकार का वित्तीय सलाहकार होता है, पहला कार्य इसका ये होता है कि ये सरकार का बैंक होता है, ठीक है। सरकार को जरूरत पड़ने पर ऋण मुहैया करवाता है, ठीक है। सरकार को जरूरत पड़ने पर ऋण क्या है, उपलब्ध करवाता है, मतलब, ठीक है, उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इसमें डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, जो आरबीआई है वो भारत की ओर से आईएमएफ में, याद रखिएगा, जो आरबीआई है भारत की ओर से आईएमएफ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, समझ में आया ना, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, समझ में आया ना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आईएमएफ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन है, आरबीआई है, समझ में आया ना। इसके अलावा याद रखिएगा, ये भारत सरकार को, समझ में ना, इसमें ये भारत सरकार को याद रखिएगा क्या करता है, अर्थशास्त्र में, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आर्थिक सलाह देता है, समझ में आया ना, आर्थिक सलाह देता है, लेकिन मानने ना मानने के लिए वो सरकार की अपनी क्या होती है, एक मतलब फैसले होते हैं कि माने ना माने, लेकिन भारत सरकार को आर्थिक सलाह भी देता है, याद रखिए, ठीक है। तो हेडिंग बनाएगा, भारत सरकार के रूप में बैंक करता है पहला, और इसमें 3 पॉइंट लिखेगा कि सरकार को जरूरत पड़ने पर ऋण उपलब्ध करवाता है, आईएमएफ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, और तीसरा लिखेगा कि भारत सरकार को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरीके से जो है आर्थिक सलाह देता है, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। दूसरा काम करता है, याद रखिएगा, बैंकों के बैंक के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में, समझ में ना, बैंकों के बैंक के रूप में। तो क्वेश्चन आएगा, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। सबसे पहले बैंकों के बैंक के रूप में क्या करता है, ये जो अन्य वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको, याद रखिएगा, ऋण उपलब्ध करवाता है, अन्य जो वाणिज्यिक बैंक है उनको क्या करवाता है, ऋण उपलब्ध करवाता है। सारी चीजें लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जो अन्य वाणिज्यिक बैंक है, फिर से एक बार बता रहा हूं, ऋण उपलब्ध करवाता है। दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप हो, ठीक है, आपने एसबीआई पे एक खाता खोला है, ठीक है, एसबीआई में आपने खाता खोला, याद रखिएगा, एसबीआई में आपने खाता खोला। अब आपने क्या किया कि एसबीआई में सेविंग की, डेफिनेटली यार हम लोग मिडिल क्लास है तो सेविंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं ना, तो सेविंग की हमने, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि कोई भी बैंक, एसबीआई ले लो, कोई भी ले लो, अब ये डूब गया, समझ में आना, ये बैंक जो है डूब गया। अब ऐसी स्थिति में कस्टमर जो है भैया, उसने तो सेविंग की है, वो तो मिडिल क्लास का आदमी है, उसकी तो सारी जिंदगी का पैसा डूब जाएगा ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो याद रखिएगा, एसबीआई को आप जरूर एसबीआई में पैसा जो है सेविंग करते हो, लेकिन कई बार क्या होता है, उस पैसे की जो गारंटी है वो आरबीआई द्वारा दी जाती है, याद रखिएगा। जैसे मैंने पीएनबी एक नेशनलाइज बैंक है ना, तो मैंने वहां पे पैसा जमा किया है,
तो मैं आरबीआई के भरोसे कैसे करूंगा? क्यों? क्योंकि ये बैंकों का बैंक है। अगर बैंक डूब भी जाते हैं ये वाले, तो बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है, हम इस पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ये भी पैसा मुहैया करवा सकता है। तो वर्तमान में पहले तो ये 50,000 के आसपास में थी कि 50,000 आपने सेविंग की है तो इतने में जो है बैंक आरबीआई सोचेगा कि आपका रिफंड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अब 2020-21 में मोदी सरकार ने इसको बढ़ा के, याद रखेगा, 5 लाख रुपए कर दिया है। मतलब भैया आपकी 4 लाख तक की सेविंग है ना, अगर एसबीआई कल के दिन में, याद रखेगा, दिवालिया हो गया तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2020-21 में ये जो एक मिनिमम जो प्राइस रखा गया 5 लाख, अगर आपकी सेविंग 5 लाख है तो ऐसी स्थिति में आरबीआई आपका रिफंड कर सकता है, मतलब सोच सकता है। तो समझ में आना, ये काम करता है, याद रखेगा, समझ में आना, बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। अगला काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, प्रिंटिंग, नोट प्रिंटिंग या नोट छपाई, नोट प्रिंटिंग या नोट छपाई का काम, नोट छपाई का काम, याद रखेगा। भारत में नोट प्रिंटिंग या नोट छपाई का काम आरबीआई करता है, याद रखेगा, ठीक है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। दूसरा, भारत सरकार ने कह रखा है कि 2 रुपए के नोट से 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकता है, ठीक है। 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि वर्तमान में आरबीआई 2 रुपए के नोट से कितने छापता है? 2,000 रुपए तक के नोट छापता है। लेकिन याद रखेगा, मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी है वो 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, याद रखेगा, आरबीआई मैक्सिमम कितने रुपए तक के नोट छाप सकता है? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा क्या? 10,000। सारी चीज समझेगा, याद रखेगा, ठीक है। तो वर्तमान में 2 से 2,000 रुपए छापता है तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो 2 से लेके 2,000 जो वर्तमान में छापता है, इन सब में जो हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। अब मुद्दा है, सर 1 रुपए का नोट कहां गया? 1 रुपए का नोट को आप बताओ। मेन तो क्वेश्चन वही करता है एग्जामिनर, जो 1 रुपए वाला क्वेश्चन करता है ना, वो इसी टैगलाइन से करता है, ठीक है, एग्जामिनर। तो 1 रुपए के नोट में, याद रखेगा, ठीक है, 1 रुपए के नोट पे जो हस्ताक्षर होते हैं, एक बार फिर से बता रहा हूं, 1 रुपए के नोट पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव द्वारा किए जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिर्फ 1 रुपए के नोट पे, ठीक है, सिर्फ 1 रुपए के नोट पे वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव द्वारा साइन होते हैं। उसके अलावा 2 रुपए से लेके 2,000 तक के जितने भी नोट हैं, उन सब में जो हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। यहाँ पे एक मैटर फंस सकता है, तो सारी चीजें लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो लिखते रहिएगा, तो सारी चीजें लिख लीजिएगा, कवर हो जाएंगी। अब मुद्दा है, भाई आरबीआई ऐसे ही नोट क्यों नहीं छाप देता, बताओ, है ना। आरबीआई ऐसे ही नोट क्यों नहीं छाप देता है? भारत गरीब है? नहीं है, मतलब मिडिल है, ठीक है, मिडिल में सेव करता है। यहाँ गरीबी भी है और अमीरी भी है, ठीक है। तो जो अमीर गरीब है यहाँ पे, उनके लिए पैसा क्यों नहीं छाप दे रहा? भारत सरकार क्यों नहीं छपवा दे रही? भैया छापो, क्या कहते हैं, इन गरीबी हटाओ छाप के, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा। इसके लिए विश्व बैंक द्वारा एक पैमाना जो है स्टेबल कर रखा है, ठीक है, जिसे न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपने बहुत कम पढ़ा होगा तो आज पढ़ लीजिएगा। तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, तो न्यूनतम मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS इसे बोला जाता है। तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत आरबीआई जो है नोट छापता है, याद रखेगा। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई किसके माध्यम से नोट छापता है, तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के माध्यम से आरबीआई नोट छापता है। अब मुद्दा है कि सर न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है क्या? आपने बता तो दिया, ठीक है, वेल एंड गुड, की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत आरबीआई जो है पैसा छापता है। अब हमें बताओ ना कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली क्या है। तो याद रखिएगा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली क्या है? इसके तहत कहा गया है कि आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए जो है रिजर्व में होना चाहिए। 200 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, रिजर्व में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 200 करोड़ रुपए रिजर्व में होगा तभी आरबीआई जो है नोट छाप सकती है। तो इस 200 करोड़ में इसने कहा गया न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत आरबीआई के पास मिनिमम 200 करोड़ रिजर्व में होना चाहिए, तभी वो नोट छाप सकता है। इसके तहत भी 115 करोड़ रुपए, इसके पास 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण होना चाहिए, यानी कि सोना होना चाहिए, और 85 करोड़ रुपए के डॉलर्स होने चाहिए। 85 करोड़ रुपए के डॉलर होने चाहिए। यानी
कहने का सीधा सा मतलब है कि आरबीआई जब भी नोट छापेगा तो अगर उसके पास सपोज करो 200 करोड़ रुपए रिजर्व में नहीं है तो वो नोट नहीं छापेगा, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर उसके पास स्वर्ण 115 करोड़ रुपए नहीं है, माना स्वर्ण 110 करोड़ रुपए हैं, तब भी वो नोट नहीं छापेगा। क्यों? क्योंकि 200 करोड़ में भी कहा गया है कि 115 करोड़ रुपए का उसके पास स्वर्ण होना चाहिए। 115 करोड़ से कम होगा तो नहीं छाप सकता है, ठीक है, 200 करोड़ में भी। और इसमें भी कहा गया है 85 करोड़ यानी कि 85 करोड़ रुपए का विदेशी डॉलर होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, नोट छापेगा। अगर 85 करोड़ नहीं है तो नहीं छापा जा सकता। तो डेप्थ में पूछा जा सकता है, देखिएगा, जो आरबीआई न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत नोट छापती है उसके तहत उसको मिनिमम प्राइस 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। इसके तहत डॉलर कितने होने चाहिए, तो डॉलर कितने होने चाहिए, 85 करोड़। और पूछ सकता है कि इसके तहत स्वर्ण कितना होना चाहिए, तो कितना, 115 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। इतना समझ में आया ना। तो 1 रुपए, और याद रखिएगा भारत में एक बार 1978-80 के बीच में 10,000 के नोट भी चले थे पर बंद कर दिए, ठीक है। तो वर्तमान में 2 से 2,000 तक के मैक्सिमम नोट छापे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसकी जो कैपेसिटी है वो 2 रुपए से 10,000 रुपए के नोट के हैं। और 1 रुपए का नोट, फिर से एक बार बता रहा हूँ, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा निकाले जाते हैं, उस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। और न्यूनतम आरक्षित प्रणाली 1956 में प्रोसेस में आई, लेकिन 1957 से इसे लागू किया गया। ये भी काफी इंपोर्टेंट है कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली आरबीआई द्वारा नोट छापने के लिए कब से जो है अपनाई गई, तो 1957 से, ठीक है, लिख लीजिएगा। यार एक क्वेश्चन याद रखिएगा, आप लोग सभी पढ़ रहे हो ना, तो इस बार थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा मेरी क्लास, है ना। मैं चाहता हूँ कि यार बच्चों को ना लास्ट जो बैठा हुआ है उससे अच्छा कंटेंट मिल जाए, है ना। एक क्वेश्चन मैंने बीच में करवाया था जब आई थिंक हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रहे थे 1992 से 1997 के बीच में। उस टाइम पे 1994 का आपको याद होगा, तो 1994 में मैंने आपको करवा रखा था कि भारत सरकार ने 1994 में रुपए को, ठीक है, पूर्ण परिवर्तित कर दिया। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार के 2 खाते होते हैं, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। कल मैं वीडियो देख रहा था, ऐसे ही वहां पे दिख गया मुझे चालू खाता और पूंजी खाता। वहां पे मैंने आपको लिखा रखा है कि 1994 में भारत सरकार ने रुपए को पूर्ण परिवर्तन पूंजी खाते में करवाया गया है ना, ऐसा लिखवा रखा है। नहीं बच्चों, वो गलत है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपका एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना हो सकता है इस क्वेश्चन को प्लीज डाउट क्लियर कर दीजिएगा, जो भी बच्चा मेरी वीडियो देखता है, और खुद भी पर्सनली भी शेयर करिएगा कि सर ने ये डाउट जो है ये मेंशन करवा रखा था, ये कलेक्शन करवा दिया। तो 1994 में भारत सरकार ने रुपए को जो पूर्ण परिवर्तन किया, याद रखिएगा, वो चालू खाते में किया, ठीक है, पूंजी खाते में नहीं किया था, करंट अकाउंट में किया था, याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं किया था। कैपिटल में कैसे करेगी यार, करंट में करेगी, ठीक है। चालू खाते को 1994 में इसमें रुपए को पूर्ण परिवर्तन कर दिया था, न कि पूंजी खाते को मैंने पूंजी खाता लिखा दिया था। उसको थोड़ा मतलब देख लीजिएगा, है ना, और समझा भी दीजिएगा यार, कोई और बच्चा है तो। अब देखिएगा, जो आरबीआई है वो विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण के रूप में भी काम करता है। अगला पॉइंट है, याद रखिएगा, विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में काम करता है, ठीक है, रूप में भी काम करता है। हेडिंग बना लीजिएगा कि विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में काम करता है विदेशी मुद्रा, ठीक है। इसे बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, फॉरेक्स रिजर्व बोला जाता है। तो जिस देश का फॉरेक्स रिजर्व जितना ज्यादा होगा, वो देश वर्तमान में उतना ज्यादा क्या कर सकता है, हथियार खरीद सकता है, ऑयल खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है यार, है ना, उसके पास उतना। क्योंकि 1991-92 में आपने देखा होगा हमारे पास यही तो फॉरेक्स रिजर्व जो है कम हुआ था। अभी मैं बताऊंगा आपको वो वाली औद्योगिक नीति, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, काफी इंपोर्टेंट है। अब तो बहुत इंटरेस्टिंग है इकोनॉमी, ठीक है, आप बिल्कुल भी मिस ना करें, आराम से सीखेगा सब चीज। तो फॉरेक्स रिजर्व का भंडार करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके तहत क्या क्या आता है। इसके तहत आपका एक तो स्वर्ण आता है, फॉरेक्स रिजर्व में स्वर्ण को भी रखा जाता है, ठीक है। आप सपोज करो थाईलैंड के, ठीक है, आपके पास डॉलर नहीं है, थाईलैंड की करेंसी नहीं है और डॉलर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास गोल्ड है, चेन आपने गले में पहनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, गोल्ड भी एक इंटरनेशनल करेंसी है, याद रखिएगा, ठीक है, वो भी काम करती है। आप वहां पे गोल्ड बेच के आ सकते हो,
ठीक है, वो आपको बदले में जितनी वैल्यू का वो होगा डॉलर दे सकता है, आपको डॉलर चाहिए या थाईलैंड मुद्रा जो भी चाहिए, मतलब जहां पे भी हो। यानी कि स्वर्ण भी आपको कहीं ना कहीं, कल के दिन में आप जॉब लग गए हैं ना, आपको ठीक है शादी हो गई, आपको घूमने का मन है, आप मालदीव चले गए या कहीं पे चले गए और आपका जो है डॉलर खत्म हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? और आप सपोज करो हमारे यहाँ जो है हमारे सामाजिक जीवन में सोने का बहुत ज्यादा महत्व है, स्वर्ण का बहुत ज्यादा महत्व है, थोड़ा समझिएगा इस चीज को, ठीक है। भारत में स्वर्ण बहुत है, मतलब भारत में सोना बहुत है भाई, ये मान के चलो। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ हर घर में, हर महिला के पास जिनकी शादी होगी स्वर्ण का आभूषण होगा, ठीक है। हम लोग जो है बिना शादी के स्वर्ण आभूषण से शादी नहीं करते। मंगलसूत्र आपने देखा होगा जो इंपोर्टेंट होता है, चाहे एटलीस्ट में कुछ हो ना हो मंगलसूत्र तो होने ही चाहिए, है ना। बिना मंगलसूत्र के हम शादी करते नहीं। तो एक मोटी रेशियो के हिसाब से एक सर्वे के अनुसार भारत में जो सामाजिक परंपरा है जिससे स्वर्ण आभूषण का एक बहुत बड़ा लगाव है, इसके तहत भारत में, भारत के अंदर ही बहुत ज्यादा स्वर्ण का क्या है भंडार है, याद रखिएगा भारत में, ठीक है। तो हो सकता है आपने बना ली चेन सपोज करो और मालदीव में फंस गए, तो आप वहां पे बेच के आ सकते हो उससे, ठीक है। बदले में वो आपको डॉलर दे सकता है, मतलब ये इसकी पावर है स्वर्ण की। दूसरा डॉलर तो आपको पता ही है। तीसरा याद रखिएगा एक और है SDR, समझ में ना, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है, इसे बोला जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट बोला जाता है। मैं ऑलरेडी अपने एक लेक्चर में पढ़ा चुका हूं जहां पे IMF मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि इस मुद्रा को IMF द्वारा बनाया गया है, SDR को, ठीक है। और IMF द्वारा इसे बनाया गया है, ये कृत्रिम मुद्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कृत्रिम मुद्रा कौन सी है, आंख बंद करके जहां SDR आएगा, यानी कि ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट जहां पे आएगा वहां पे आंख बंद करके आंसर मार के आ जाएगा। और क्वेश्चन आता है कि SDR को IMF द्वारा वर्ल्ड के सामने यानी कि कब लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया 1971 में, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा, इसको अगर स्पेशल ड्राइंग राइट नहीं भी बोलते हो तो इसका दूसरा नाम भी दिया है जिसे बोलते हो पेपर गोल्ड, ठीक है। पेपर गोल्ड भी इसे कहा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस करेंसी को पेपर गोल्ड बोला जाता है, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा SDR, जो किसके द्वारा घोषित की गई है, IMF द्वारा घोषित की गई है, कब 1971 में। तो वर्तमान में ये कृत्रिम मुद्रा है, इसको भी अन्य देश फॉरेक्स रिजर्व के तहत क्या है अपने पास रिजर्व कर सकते हैं। जितने मेंबर IMF के होंगे वहां वहां SDR जो है करेंसी चल सकती है। समझ में आ रही ना चीजें, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको करनी है, याद रखिएगा, ठीक है। इतना समझ में आया ना RBI के कार्य। और अब सबसे इंपॉर्टेंट कार्य देखिएगा, ये तो नॉर्मल है, ये तो है ही कुछ नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य होता है ये जारी करता है मौद्रिक नीति, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सारी चीज याद रख लीजिएगा, याद रखिएगा। ये जारी करता है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो है लॉन्च करता है। इसके तहत ये दो तरीके के पैमाने अपनाता है, एक अपनाता है गुणात्मक मौद्रिक नीति, एक आता है मात्रात्मक मौद्रिक नीति। लिख लीजिएगा, दो तरीके के अपनाता है, एक तो गुणात्मक होता है, एक इसका होता है आपका मात्रात्मक, ठीक है। तो जो मात्रात्मक होता है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके तहत ये क्या क्या करता है, सबसे पहले लिखिएगा बैंक दर, मतलब मौद्रिक नीति के तहत। मैं आपको पहले बता दूं कि मौद्रिक नीति के तहत क्या किया जाता है, पहले ये समझ जाओ, ठीक है। उससे पहले आप समझोगे कि यार पता नहीं सर क्या बता रहे, सिंपल सा समझिएगा। मौद्रिक नीति के तहत जो है, ठीक है, RBI मार्केट को रेगुलेट करता है, कितना पैसा मार्केट को जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, ये सब मौद्रिक नीति के तहत जो है, याद रखिएगा, क्या करा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, बहुत कम लोगों ने बताया होगा लेकिन मैं बता रहा हूं, मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। समझिएगा कैसे, मैं सारी चीजें बता रहा हूं। मुद्रास्फीति क्या है, महंगाई को मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। तो जब भी मार्केट में महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो RBI क्या करता है, मार्केट से पैसा खींचना शुरू कर देता है। समझ में आना, पैसा खींचना शुरू कर देता है, जिससे क्या हो, लोगों के पास पैसा कम हो, इससे महंगाई कम हो। तो याद रखिएगा, मौद्रिक नीति से मुख्यतः ये मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। दूसरा, कई बार बेरोजगारी को भी कम करता है, और लिखना चाहो तो तीसरा, व्यापार चक्र को भी जो है क्या करते हैं, रेगुलेट करता है, एक सर्कल में बनाता है व्यापार चक्र को भी, ठीक है। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति करता है,
बेरोजगारी की भी दर कम करता है, व्यापार चक्र को भी कम करता है, और बहुत सारी चीजें हैं, आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है। इतना अब भैया मुद्रास्फीति, पैसे को कम करना, पैसे को ज्यादा करना, उसके लिए ये दो तरीके के मापदंड करता है, ठीक है। एक होता है गुणात्मक साख, एक होती है मात्रात्मक साख, ठीक है। मात्रात्मक साख के तहत ये 5-6 प्रकार की पॉलिसी अपनाता है। पहला बैंक दर, दूसरा रेपो रेट, तीसरा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, चौथा CLR, पांचवा SLR, और एक और आता है, याद रखिएगा, खुले बाजार की प्रतिक्रिया लिख लीजिएगा, ठीक है। एक और मैंने वहां पे मेंशन कर दिया, खुले बाजार। तो मात्रात्मक मौद्रिक नीति के तहत जो मात्रात्मक पैमाना अपनाता है, उसके तहत 6 तरीके के ये मापदंड अपनाता है, जिससे कि मार्केट में कितना पैसा डालना है या मार्केट से पैसा निकालना है, तो इस पे निर्भर है, ठीक है। बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CLR, ठीक है, SLR, CRR, सॉरी, कैश रिजर्व रेशियो, CRR है, CLR नहीं है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, और खुले बाजार की प्रतिक्रिया। तो इन 6 माध्यम से क्या आता है, मात्रात्मक साख आता है। और गुणात्मक के तहत ये साख राशनिंग करता है, याद रखिएगा, साख राशनिंग करता है। काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये भी याद करना, मैं बता दूंगा कि साख राशनिंग होती क्या है, इसके माध्यम से किस तरीके से मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये सारी जो मैं बता रहा हूँ, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, खुले बाजार की प्रतिक्रिया। तो कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से RBI की कौन सी एक मात्रात्मक साख नहीं है, तो उसमें साख राशनिंग देगा, तो साख राशनिंग गुणात्मक है, न कि मात्रात्मक। बहुत इजी है, ठीक है। मात्रात्मक साख के अंतर्गत, और क्वेश्चन आता है कि मात्रात्मक साख और गुणात्मक साख इसके किस नीति के अंतर्गत आता है, तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत। तो मौद्रिक नीति तो एक उसका बहाना है, उसके तहत ये दो पॉलिसी जो है लॉन्च करता है, और इनके तहत ये सिस्टम जो है मार्केट में लॉन्च करता है, जिसमें बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR और खुले बाजार की प्रतिक्रिया है। गुणात्मक साख के अंतर्गत साख राशनिंग जो है RBI करता है। समझ में आया ना? आगे बढ़े, अब हम मात्रात्मक साख की ओर बढ़ते हैं ना, याद रखिएगा। अब पहले बता रहा, छोड़ना मत इकोनॉमी को, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पढ़ा होगा, लेकिन इकोनॉमी में आपको अभी इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आप लोग बताना आज क्या शुरू करूं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री करूं, जहां तक है मॉडर्न हिस्ट्री करूंगा। फिर भी आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा कि क्या करना है शाम तक। अभी कितना टाइम, जितना भी हो रहा है, 10 बजे तक शाम रात को आपकी जो है वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो मात्रात्मक साख के अंतर्गत सबसे पहले मैंने क्या बोला, बैंक दर, ठीक है। बैंक दर सब चीज समझेगा, ये भी पूछ सकता बैंक दर। तो बैंक दर के अंतर्गत RBI क्या करता है, ये अन्य वाणिज्यिक बैंकों को, याद रखेगा, अन्य वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। समझ में ना, लोन देता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैंक दर के माध्यम से अन्य वाणिज्यिक बैंकों को जो है लोन देता है, और किस माध्यम से देता है, दीर्घकालीन लोन देता है। इसके माध्यम से लंबे समय के लिए दीर्घकालीन लोन देता है, ठीक है। दूसरा जो रेपो रेट है, सारी चीजें लिख लीजिएगा, रेपो रेट के माध्यम से भी ये वाणिज्यिक बैंकों को ही लोन देता है। दूसरा टर्म्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके तहत भी वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, बैंक दर के तहत जब वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है तो दीर्घकालीन होता है, और जब रेपो रेट के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है तो वो अल्पकालिक होता है। समझ में ना, दोनों डिफरेंट, देता दोनों में ही है। यही डिफरेंट पूछेगा कि किस में अल्पकालिक देता है और किस में दीर्घकालिक देता है। तो दीर्घकालीन देता आपका बैंक रेट में, और रेपो रेट में देता है अल्पकालीन, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, इसके माध्यम से मैं एक हल्का सा आपको डेमो दे दूं कि कैसे मार्केट को रेगुलेट करेगा। वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, ठीक है। अब सपोज करो इस बार जो बैंक दर है वो है 6%, ठीक है, 6% है। अब मार्केट में जो है महंगाई आ गई है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, ठीक है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, और इस बार बैंक दर 6% है। अब RBI को पता चला कि यार मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा, अब उसे खींचना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, RBI याद रखेगा, जब ऐसी स्थिति में मार्केट से पैसा खींचना होगा, ठीक है, तो बैंक दर को बढ़ा देता है। 6 से उसने 18% कर दिया,
6 से 18% कर दिया, तो डेफिनेटली 6 से 18% बैंक दर कर दिया। जब वाणिज्यिक बैंकों को लोन दे रहा है, पहले 6% पे दे रहा था, अब 18%। तो आप खुद सोचो ना, आपको पहले मैं 6% पे लोन दे रहा था, मतलब कुछ इंटरेस्ट रेट था ही नहीं, अब आप आराम से ले रहे थे, आराम से उड़ा देते थे। 6% तो कैसे भी दे दूंगा यार मैं, अब मैंने कर दिया भैया 18%। अब आपको समझना पड़ेगा कि भैया अब जो है रेट बढ़ा दिया है, अब सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बैंक दर है वो बढ़ा दिया है। समझ ना, पहले सोचो तुम 1% था, छोड़ो, पहले बैंक दर 1% था, ठीक है। अब मैंने देखा कि मार्केट में महंगाई आ रही है, तो मैंने 18% कर दिया। समझो इन चीजों को, ठीक है, समझने वाली चीजें हैं। 18% कर दिया। अब आप खुद सोचो, आपको 1% में लोन लेने में दुविधा होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1% आप बोलोगे जब चाहो तब ले लो, आराम से चुका भी सकता हूं भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं है 1% में। अब मैंने देखा मैं आरबीआई हूं, मुझे मार्केट को कंट्रोल करना है यार, ऐसा हो रहा है, महंगाई हो रही है, मुद्रास्फीति जो है आने वाली है, तो ऐसी स्थिति में मैंने बैंक दर को बढ़ा दिया। समझ में ना, बैंक दर को बढ़ा दिया, और मैंने कहा कि भैया आप पैसा जो है मार्केट से खींचना है तो 18% कर दिया। बैंक को तो लेना ही है भैया इससे, तो 1 से 18% कर दिया। अब बैंक जो है हालांकि लोन तो लेगा, लेकिन अब उस मात्रा में नहीं लेगा ना जैसे पहले लेता था, अंधाधुंध लेता था। क्यों? क्योंकि पहले 1% था, अब 18% था। तो बैंक अब लेगा, लेकिन उस मात्रा में नहीं लेगा। तो अब देखेगा, तो बैंक के माध्यम से ही तो लोगों के पास पैसा पहुंचता है ना यार, आप समझो, बैंक के माध्यम से ही तो पहुंचता है। अब शॉपकीपर भी है, बिजनेस भी मैन भी है, सारा जो भी चीज है कहां से आता है? बैंकिंग के माध्यम से। चाहे आप ऑनलाइन गूगल पे ले लो, वो भी बैंकिंग लेता है, फोन पे, भीम ऐप हो गया, बैंक अकाउंट हो गया आपके, आप कुछ भी ले लो, सारा सिस्टम तो बैंकिंग ही है। तो बैंकिंग के माध्यम से ही सबसे बड़ा माध्यम है आज मुद्रा का एक्सचेंज करना, है ना, मुद्रा का लेन देन। अब ये मत कहना सब्जी, हाँ सब्जी वाला, कपड़े वाला, ये हम करते हैं, वो एक करेंसी का माध्यम है कि करेंसी के माध्यम हम वस्तु लेते हैं, लेकिन अंतिम तौर पे वो भी तो बैंक में ही जाते हैं ना। तो समझ में आया ना। तो इस प्रकार से अब जो ग्राहक आया वो स्टेट बैंक में आया, पीएनबी में आया, उसने पैसा जमा किया। अब आरबीआई को उसी पैसे में, सॉरी एसबीआई को, आरबीआई को उसी, पीएनबी को उसी पैसे में करना। अगर दूसरा पैसा लेना है तो 18% है भैया इंटरेस्ट, दे दो। अब वो 18% देगा तो इंटरेस्ट अब की बार ज्यादा ले रहा है ना, 70% ज्यादा ले रहा है। तो पहले 100 रुपए में 1 रुपया लेता था, अब 100 रुपए में कितना ले रहा? 18। तो पहले 100 रुपए में 1 रुपया आ रहा था, अब 100 रुपए में कितना आ रहा? 18। यानी कि आरबीआई के पास अब कितना एक्स्ट्रा आया? 7 रुपए। पहले जो मार्केट में 7 रुपया घूम रहा था, समझ रहे हो? देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, घूमना मत, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझने की कोशिश करो। देखो पहले 1% था, 100 रुपए लोन ले रहा था सपोज करो, तो 100 रुपए में इसको आरबीआई को कितना रुपया देना हो रहा था? 1। अब 18% है, अब भी 100 रुपए ले रहा है, तो अब 18% 100 रुपए में कितना दे रहा? 18, ठीक है। तो पहले तो मार्केट में जो है, मार्केट से आरबीआई 1 रुपया खींच रहा था, समझ में आना। अब कितना खींच रहा? 18 रुपया, 18 रुपया खींच रहा है। तो पहले और अब के अकॉर्डिंग क्या तुलना हुई कि पहले मार्केट में 7 रुपया ज्यादा जा रहा था, क्योंकि 18 माइनस 1 करोगे, 1 से 18% रेट कर दिया तो डेफिनेटली कितना हो गया? 18% हो गया। 1 में से 18 घटाओ तो कितना हो गया? 17। पहले ये 17 रुपया ना मार्केट में जा रहा था, अब 1% से आरबीआई 18% में आ रहा है, तो अब ये 7 रुपया मार्केट की वजह आरबीआई के पास आ रहा है। और यही 7 रुपया क्या करेगा? मुद्रास्फीति, महंगाई को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा भाई। दूसरी कंडीशन ये है, आरबीआई को लगेगा कि मार्केट में पैसा नहीं है। सपोज करो आरबीआई को लगेगा कि मार्केट में पैसा नहीं है, पहले आरबीआई ने क्या किया? 18% में दिया, ठीक है, 100 रुपया। अब आरबीआई को लगा यार मार्केट में पैसा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब इस रेट को घटा के 1% कर दिया आरबीआई ने। क्यों? क्योंकि आरबीआई को मार्केट को पैसा देना है 100। पहले जो आरबीआई 100 रुपए दे रहा था बैंकों को, उससे 18% ले रहा था, यानी कि 18 रुपए ले रहा था। अब 100 रुपए दे रहा, 1% दे रहा है। अब जो 7 रुपए जा रहा है वो याद रखिएगा मार्केट में जा रहा है, समझ में आना। अब वो क्या करने जा रहा है? मार्केट में पैसे की बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है। तो इस प्रकार से अप एंड डाउन से क्या करता है आरबीआई? मार्केट को नियंत्रण करता है। इसीलिए मौद्रिक नीति की मात्रात्मक साख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मौद्रिक मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए। सारी एक दूसरे से जुड़ी चीजें हैं, याद रखिएगा, समझ में आया ना। तो ये चीजें याद रखिएगा, तो थोड़ा समझो, थोड़ा अच्छा पढ़ो, है ना। तो ये सब चीजें समझ में भी आ जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एग्जिट करेंगे, उनको हैबिट बना दिया है 1 लाइन का, लेकिन आप लोग अडिग रहे कि सर हमें आपके साथ चलना है भाई, ठीक है। इसीलिए भी आया हो दोबारा, वरना तो मेरा भी मेंस है यार, है ना। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे जुड़े हैं, जितने जुड़े हैं, चलो उनका तो एक भरोसा है, ट्रस्ट है, वो जुड़ा रहे। रेपो रेट भी समझ में आया। रेपो रेट के माध्यम से क्या करता? अल्पकालीन। अब देखिएगा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो। रिवर्स का मतलब क्या है? वापस, मतलब
ठीक है। तो इसके तहत जो बैंक है या आरबीआई है वो बैंकों से लोन लेता है, ठीक है। इसमें आरबीआई जो होता है वो बैंकों से लोन लेता है। अभी तक तो रेपो रेट और बैंक रेट पे आरबीआई जो है क्या कर रहा था, याद रखिएगा, बैंकों को पैसा दे रहा था, लेकिन रिवर्स रेपो में क्या कर रहा है, बैंकों से पैसा ले रहा है, लोन ले रहा है, आपकी बात ठीक है। इसके बाद होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर क्या होता है, सिंपल सा समझे, इसके माध्यम से आरबीआई 4% से लगभग 15% लगा लो, 4 से 15% है। तो आरबीआई कहता है सीआरआर के माध्यम से, कैश रिजर्व रेशियो के माध्यम से, कि भैया जो भी बैंक है उसको अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत, याद रखेगा, अपनी जमा, किसी भी बैंक को अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत, याद रखेगा, अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत कैश के रूप में, याद रखेगा, कैश के रूप में, ठीक है। अब वर्तमान में कितना है आप देख लीजिएगा, मैंने करंट नहीं देखा, इसके लिए माफी चाहता हूं, आप देख लीजिएगा। तो 4 से 15% सीआरआर को बढ़ाना या घटाना आरबीआई के हाथ में होता है, ठीक है। आरबीआई इसे 4% भी कर सकता है और 15% कर सकता है। तो वर्तमान में 60% लगा लीजिएगा कि इतना है, तो ठीक है। तो आरबीआई सीआरआर के माध्यम से बैंकों द्वारा जो जमा किया गया है उसका एक निश्चित प्रतिशत कैश के रूप में कहता है कि भैया हमारे पास जमा करो। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कल के दिन में, वही मैं आप अभी बात बता रहा था ना, समझो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत हमारे पास जमा करेगा। अब कल के दिन में बैंक दिवालिया हो गया, समझ में आना, या भाग गया या कुछ भी हो गया, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में भैया आरबीआई बैंकों का बैंक है कि नहीं है। आप तो आरबीआई ने लाइसेंस दिया, भैया सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया, हम तो सरकार से कहेंगे हमारा पैसा डूबा है तुम लाओ। तो आरबीआई इसीलिए वो प्रोसेस करता है कि भैया एक निश्चित जमा हमारे पास रखोगे कल के दिन में, वो भी जमा का, याद रखेगा, जमा का एक निश्चित प्रतिशत हमारे पास रखोगे, कल के दिन में क्या पता आप लोग दिवालिया हो गए या कुछ हो गए, ऐसी स्थिति में कस्टमर तो हमसे कहेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में हमारे पास कुछ चीजों तो रहे जो हम, जिससे कस्टमर को पैसा जो है दे सके। तो ये होता है 4 से मिनिमम 4 मैक्सिमम 15, तो 4 से 15 आरबीआई कब भी कर सकता है। तो सीआरआर समझ में आया ना, सारी चीजें समझ लीजिएगा टर्म्स, ठीक है। अब होता है एसएलआर, एसएलआर, ठीक है। एसएलआर के माध्यम से आरबीआई कहता है कि बैंकों को, फिर से समझिएगा, एसएलआर के माध्यम से आरबीआई कहता है कि सभी बैंकों को, जो वाणिज्यिक बैंक है, सभी बैंकों को अपनी प्रतिभूतियां या स्वर्ण, प्रतिभूतियां या स्वर्ण, ठीक है, अपनी प्रतिभूतियां या स्वर्ण, अपनी जमा का या टोटल जितनी भी उसकी लायबिलिटी है उसका 1% तक या 1% से बढ़ा भी सकता है, एक निश्चित प्रतिशत, मतलब एक निश्चित प्रतिशत वो घटाना बढ़ाना आरबीआई के पास रहता है। बैंकों को प्रतिभूति या स्वर्ण, बैंकों के पास जो प्रतिभूतियां या स्वर्ण है उसका एक अपनी टोटल जमा पूंजी का प्रतिभूति और स्वर्ण के रूप में एक निश्चित प्रतिशत अपने पास जो है क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा भाई अपने पास, ठीक है। इसके तहत तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से आरबीआई किसके माध्यम से सभी बैंकों को या तो स्वर्ण या प्रतिभूति के माध्यम से एक निश्चित जमा का, प्रतिभूति या स्वर्ण के माध्यम से बैंकों के पास जमा करवाता है, खुद के पास तो वो कौन सा रेट है, एसएलआर, एसएलआर के माध्यम से बोलता है कि या तो खुद का, देखो सिंपल सी बात क्या है, समझो, मैं समझा रहा हूं, जैसे मेरे पास 100 रुपया जमा हो गया है, 100 रुपया जमा हो गया है, तो आरबीआई कहता है आप कैश मत रखो, इसके तहत एसएलआर के माध्यम से कहता है कैश मत रखो, आपके पास सोना है क्या, मेरे से बोला, मैंने कहा हाँ सर सोना है, 1 रुपया, 1 रुपए की वैल्यू के बराबर। उसने बोला प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति मतलब पता है, सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल जो होते हैं, अभी बताऊंगा क्या क्या होते हैं। आपके पास ट्रेजरी बिल है क्या, मैंने कहा हाँ सर ट्रेजरी बिल है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आपको कैश नहीं रखना है, याद रखिएगा सीआरआर में कैश रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसएलआर के माध्यम से बैंक कैश नहीं रख सकता, इसके तहत या तो मेरे पास जो स्वर्ण है या प्रतिभूति के तहत जो ट्रेजरी बिल है, समझ में ना, सपोज करो मेरे पास कुल जमा का 100 रुपया है, ठीक है। अब ट्रेजरी बिल का जो है वैल्यू आ रहा है 10 रुपए, और आरबीआई ने कहा कि इस बार आपको एसएलआर के माध्यम से 10% अपने पास रखना है, तो 10% अपने पास रखना है 100 रुपए का, तो भैया ट्रेजरी बिल का वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो मैं उसको रख दूंगा, है ना, कैश नहीं रख सकता हूँ, उसको रख सकता हूँ। हालांकि ऐसा भी हो सकता है ट्रेजरी बिल की वैल्यू 5 है और स्वर्ण की वैल्यू 5 है, तो दोनों को भी रख सकता हूँ, क्योंकि आरबीआई ने कहा कि एक निश्चित प्रतिशत स्वर्ण या किसी प्रतिभूति के रूप में अपने पास रख सकते हो, कैश नहीं रखोगे। तो इसके माध्यम से क्या कर रहा है, पूरा बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। समझ में आना, इतना समझ में आया ना कि नहीं आया, आया ना, तो सारी चीजें लिख लीजिएगा, ठीक है। जहां समझ में नहीं आता है कमेंट करो, लेकिन यार ना ज्यादा, अब इसलिए भी माफी चाहता हूँ, ज्यादा मैसेज भी नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि सुबह भी मैं बैच पढ़ाता हूँ यहाँ पे,
ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ बच्चों को जीएस, है ना, तो वहाँ पे भी मुझे देखना पड़ता है क्योंकि यार बच्चों को अच्छा कंटेंट देना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही समझता हूँ, चाहे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन एक बार दे दो तो लाइफ तो सेटल हो ही जाती है। अच्छा कंटेंट पे लाइफ सेटल होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छा पढ़ोगे अच्छे, और ये भी है कि पढ़ना है उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया वो सारी चीज़ें आप बोल गए। जितना भी आरबीआई के बारे में मैंने आपको बताया है, सारी A to Z चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। और अच्छा लगे तो इस बार मैं आपसे पर्टिकुलर कह रहा हूँ यार, ठीक है, थोड़ा मेरे चैनल को भी ग्रोथ करो, है ना, थोड़ा शेयर करवाओ, थोड़ी अन्य चीज़ें जगह पहुंचाओ, लोगों को भी तो पता चले यार कि काफ़ी पिछले 4-5 महीने से तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पिछले 1-1.5 साल तो मैंने कितनी मेहनत की आपको बताया। 2.5-3 घंटे लाइव आया हुआ आपके लिए वीडियो और कनिष्ठ सहायक बनने के लिए। हालांकि भर्ती का हाल क्या आपको भी पता है, लेकिन हमारे यहाँ से निकले आपको भी पता है, और डेफिनेटली गारंटी के साथ निकले हैं। 3 से 4 बच्चे निकले हैं वीडियो में, कनिष्ठ सहायक में भी बहुत सारे बच्चे निकले हैं, तो निकले हैं। अब क्या कर सकते हैं ऐसे में, अब यार वो तो किस्मत का खेल है, ठीक है, वो तो नकल माफिया का ही ऐसा, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हाथ में मेहनत करना तो वो हम करेंगे। तो दोबारा आप जो है मेहनत करना। आपका अभी पेपर कौन सा है? पुलिस का है। जो बच्चे पुलिस के तो खास कर यार कहीं पुस्तकालय में जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, एक बार बोलो ना कि प्लेलिस्ट देखो और सीधे पकड़ो करके। पॉलिटी पूरी पढ़ा दी है, देखना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। अरे यूकेपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। ज्योग्राफी मैंने आपको लगभग जो है फिजिकल पढ़ा दी है, उसमें देखता हूँ कि कितने लेक्चर बच गए हैं, उनको मैं पढ़ा दूंगा, उससे बाहर नहीं जाएगा भाई, लिख के ले लो। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करता हूँ, जल्दी ये भी कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि यूकेपीएससी इस पे करता है कंट्रोल, है ना। तो धीरे धीरे चीजें तो हो ही दी है। उत्तराखंड हिंदी तो मैंने बहुत करवा दी, अभी हिंदी तो कंटिन्यू चलेगी न्यू बैच के लिए जो चलेगी अच्छे लेवल पे। उत्तराखंड जिला सीरीज में करवाऊंगा, तो उत्तराखंड जिला सीरीज में भी तो कंटेंट मैंने भरपूर दे रखा है ना आपको। ऐसा तो है नहीं कि तुच्छा मुच्छा दे रखा है, मतलब ऐसा तो मैं देता भी नहीं हूँ, और आऊँगा। ऐसा देना होता तो मैं आता ही नहीं भाई। मुझे इस बार कंटेंट देना है। इस बार ये है कि आप बोलने चाहिए कि हाँ यार जीएस का कंटेंट दिया, मतलब वैल्यू है इस कंटेंट की वैल्यू रखिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहिएगा। मैं ऐसे नहीं दिखाता हूँ, तो आप लोग वीडियो देखते हो तो पॉज करके ऐसे लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीरीज से जो है अपने नोट्स बनाते रहिएगा। अब सीरीज से ही चलेगी सारी चीज़ें, ठीक है। इकोनॉमी में तो बहुत मजा आने वाला है अभी आप आगे आपको। और इकोनॉमी का जो भय है ना, वो बिल्कुल भी खत्म, बहुत जल्दी खत्म होने वाला आपको, ठीक है। अगर अभी भी भय होगा तो मुझे बता देना। तो बाकी हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। तो जल्दी ही वीडियो अपलोड कर देंगे। अपना इस बार प्यार दो, है ना, और शेयर करो, और बच्चों को भी बताओ जो बेचारा क्या कहते हैं कंटेंट से या मटेरियल से दूर है। और दूसरी चीज़, यहाँ पढ़ने के साथ साथ किसी ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलेगा, धन्यवाद, हम लोग जल्दी मिलते हैं।